का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट नियम को हम लेकर आ चुके हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फिजिक्स में ये ऐसे नियम है जो कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं देख रहा हूं बहुत सालों से, मैं आपकी एग्जाम की तैयारी, आप सभी जैसे ही स्टूडेंटों की तैयारी हम करा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि अक्सर इन 3 नियमों पर स्टूडेंट फोकस ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री का टॉपिक है क्या, जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु नियम कहें या मॉडल कहें, तो ये नहीं, मतलब वो उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये कंसिस्टेंट पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में 15 मिनट मोस्टली आप दीजिए, आपका तीनों नियम कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए जी, बिना देर किए शुरू करते हैं हम। तो यहां पे आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। समझ लेते हैं जी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु मॉडल दिया है। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई वो स्पष्ट रूप से सिंपल वे में हमें लिखना है। चलिए जी, तो 5 हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब परमाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी बात, वो क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। तीसरा, विद्युत उदासीन कण होते हैं, मतलब ना तो इस पर धनात्मक चार्ज होता है ना ही ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है ना, ये बातें पहली बात समझ गए होंगे। दूसरा बात इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश वह भारी भाग जो होता है वो उसके केंद्र में होता है, उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। समझ रहे हैं? परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है, ठीक है, और जो भारी सबसे ज्यादा भारी भाग होता है वो उसके केंद्र में होता है, और इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं। अगला हमारा आता है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि और परमाणु की त्रिज्या को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। तो ये सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये आपको वैल्यू दिया गया है कि नाभिक की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर की कोटि होता है और परमाणु की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर की कोटि होता है। ये रदरफोर्ड के अनुसार दिया गया है। ठीक है ना। अगला बात हमें बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। मतलब ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर वो क्या करते हैं? इस वृत्ताकार पथ पर क्या होते हैं? तेजी से इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर तेजी से इस तरीके से घूमते हैं। समझ रहे हैं ना? ये बातें कही गई। और अंतिम हमारा कहा गया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये आपको सबसे पहली बात समझ में आ गया होगा। सॉरी। अगला हमारा आता है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। अब इसकी कमियां क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। तो सबसे पहली इसकी क्या सीमाएं हैं? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं होती है। मतलब इसकी लिमिटेशन है, कहां तक ये नियम पालन करेगा, ये परमाणु मॉडल कहां तक फॉलो कर रहा है, वही बात है। तो सबसे पहला इसमें बताया गया कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों?
समझ में आया यहाँ पे क्या पूछा गया था? देखिए, जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को जाना, तो इन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश और नाभिक जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, वैज्ञानिकों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये बताइए जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी गति करेगा कण तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, उसकी ऊर्जा समाप्त होगी, और जब ऊर्जा समाप्त होगी तो इसकी ये स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और एक समय आएगा कि नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो परंतु ये नाभिक में गिरता क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये जब वैज्ञानिकों ने पूछा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ठीक है। तो वही बात यहां पे पूछा गया है। देखिए, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्लार्क मैक्सवेल ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो इसके अनुसार पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि हो रही है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्यों? इसका जवाब नहीं था। समझ के होंगे? चलिए जी, दूसरा बात यहां पे बताया गया, दूसरी बात बताया गया कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। ये जो मॉडल है ना वो कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने, तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे, ये नहीं बता पाया। तीसरी बात, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका यह मॉडल। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट नियम था, ये कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट नियम आ गया है जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। इसी को कह देता है बोर का परमाणु नियम या परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंट पूछे गए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो 12 चैप्टर निकाल लीजिए और 13 चैप्टर निकाल लीजिए। एक परमाणु है, एक नाभिक है, ये चैप्टर में जाकर देखिए, इसमें कंसिस्टेंट ये पूछे गए हैं और इन दोनों चैप्टर में से यही दो ज्यादातर पूछे जाते हैं। समझ तो रहे हैं ना, ठीक है। अगला आता है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने क्या बताया, तो नील बोहर इनका नाम था। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम दे दिया बोर का जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, बोर का परमाणु मॉडल दे दिए, ठीक है। तो इन्होंने एक, जो नील बोहर है उन्होंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसी की थोड़ा सा संशोधन करके ये नियम उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। क्या हो जाता है हमें, पता नहीं क्या ही हो जाता है हमें। अगला आता है इस मॉडल के निम्नलिखित बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं समझ लेते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षा को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं, ठीक है। पहली बात इसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। समझ में आया क्या बात बताया गया? इसमें यह बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाएं हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो गति करते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं, ठीक है। वही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। अब इस कक्षाओं को अब निश्चित कक्षा कहेंगे या अनुमत कक्षा कहेंगे। दूसरी बात, इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसकी पहली जो कक्षा है इसको K से,
दूसरे को L से, तीसरे को M से और चौथे को N से, KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। जैसे ये पहली कक्षा है, जैसे मान लेते हैं सपोजिट ये पहली, ये नाभिक है, अनाभिक की ये पहली कक्षा है, इस तरीके से पूरा गोल बना दीजिए या शॉर्ट में मैंने आधा बना दिया। तो पहली कक्षा में मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की जो गुण होगा एक समान होगा। दूसरी कक्षा में मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का जो गुण होगा वो इक्वल होगा। तो वही लिखा जा रहा है कि एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, मतलब ऊर्जा इनका जो होगा वो समान होगा। अगला लिखा गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। ठीक है ना, अपकेंद्र बल मतलब याद रखेंगे, नाभिक, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। रदरफोर्ड से पूछा गया था ना कि ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है तो वो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वो गिरता क्यों नहीं है? तो यही बात यहाँ पे नील बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, नाभिक धनात्मक है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा ना, उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित कर देगा। अपकेंद्र बल का मतलब क्या होता है? अपकेंद्र बल का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है ना, तो इसकी बाहर की दिशा में भी एक बल लगता है और उसी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मौत का कुआं, तो मौत के कुएं में तेजी से गाड़ी को क्या करता है? घुमाता है। जब तेजी से घूमता है, इसी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी तेजी से घूमता है ना, इसीलिए नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसके बाहर की ओर अपकेंद्र बल कार्य करता है। अगला हमारा आता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है, परमाणु की इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहेंगे, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी ना उसमें पहले रहेंगे, उसके बाद जिसकी थोड़ी सी अधिक होगा उसमें जाएंगे, फिर उससे अधिक होगा उसमें जाएंगे, इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ये एक एक पॉइंट्स पर हमने 2-2 मिनट करके या 1-1 मिनट ही लेकर हमने डिस्कस कर दिया है। समझ के होंगे, इतना बात आप तो लिख ही देंगे। चलिए जी, अगला हमारा आता है बोर का परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब इसमें सीमाएं क्या है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। ठीक है, मतलब एक परमाणु जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी व्याख्या कर देगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी व्याख्या यह नहीं कर सकता था। समझ रहे हैं? तो ये बात है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। तो बताइए 118 तत्व हैं, उनकी कैसे व्याख्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका नियम का क्या फायदा? केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो हम नहीं ये नियम इस्तेमाल केवल कर पाएंगे। तो ये चीजें थी, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरी बात कि यह मॉडल जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये 3 इसकी भी कमियां हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अगला अंतिम हमारा ये नियम है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो है मिशेल का नियम। अब सॉरी, मिशेल नहीं, मेल्स का नियम। तो मेल्स का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। तो यहाँ पे सिंपल सा बात कहा गया है कि जब ध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर फैल जाता है ना, ठीक है, बिखर जाता है, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जब ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष विश्लेषक पर गिराते हैं, तो निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो विश्लेषक की दिशा पर निर्भर कराती है, और इसी संबंध को मिशेल का नियम कहते हैं।
कुछ खास नहीं है, इसको एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आएगा कि जब ध्रुवित प्रकाश मतलब बिखरी हुई प्रकाश को, ठीक है ना, जब ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, किसी विश्लेषक पर गिराते हैं, ठीक है, किसी भी विश्लेषक पर उसको पढ़ाएंगे तो निकलने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो विश्लेषक की दिशा पर निर्भर करेगा, और इस संबंध को मिशेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला भी दिया जाता है जो है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया जाता है। अब यहाँ पे I क्या है, I नॉट क्या है, थीटा क्या है, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर I की बात करें तो I क्या है, विश्लेषक के बाहर, विश्लेषक से बाहर निकलने वाली रोशनी की तीव्रता, ठीक है। I नॉट क्या है, तो I नॉट यहाँ पे देखिए, I क्या है, विश्लेषक से बाहर निकलने वाली रोशनी कहें या रोशनी के जगह पर प्रकाश की तीव्रता भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना कि निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, मतलब विश्लेषक से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है I, ये I नॉट क्या है, विश्लेषक की, मैं ये लिख सकता हूं, विश्लेषक पर गिरने वाली ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। यहां पे हमारा थीटा क्या है, तो ये थीटा है ध्रुवित प्रकाश की दिशा और विश्लेषक की अक्ष के बीच बना कोण, ठीक है। तो ये आपको सभी को याद रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जब ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो यही I नॉट क्या है, तो विश्लेषक पर गिरने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना, तो यही है जी। फिर कह रहा है कि यहाँ पे I क्या है, तो विश्लेषक से बाहर निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है, तो विश्लेषक पर जब प्रकाश गिरेगा तो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है। और थीटा क्या है, तो ध्रुवित प्रकाश की दिशा और विश्लेषक के अक्ष के बीच बना कोण है। ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सिंपल सा, ये ज्यादा तो उतना बड़ा है नहीं, इतना याद करके ये आप समीकरण याद रख लेंगे। और ये चीजें अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, चलिए, तो ये आपका नियम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नियम करा दिए हैं उन सभी को आपने देख लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे, पसंद आए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।